हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल सिंपल स्टडी पॉइंट रविंदर में। पिछली कुछ वीडियोज में हम 12th फिजिक्स को स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक की मैक्सिमम जो पोर्शन है उसको डिस्कस कर चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं। और जो हमारी लास्ट वीडियो का टॉपिक था वो था बोल्स थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। आई होप आपको वहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे टेक्स्ट करके या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की जो इस वीडियो का टॉपिक होगा वो रहेगा हमारा कैपेसिटर या कैपेसिटेंस। एक जैसे से दिखने वाले वर्ड हैं, मैं पहले यहाँ पर लिख देता हूँ तो उसके बाद इनके बारे में बात करेंगे। कैपेसिटर या कैपेसिटेंस एक जैसे से दिखते हुए वर्ड है, लेकिन दोनों में थोड़ा फर्क है। और जिन बच्चों का थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट है उन्होंने इस वर्ड को सुना भी होगा, कैपेसिटर को। जो हम अपने इलेक्ट्रिक फैन वगैरह में, इलेक्ट्रिक जो मोटर होती है हमारी, उसमें जो एक डिवाइस यूज होता है जिसको कंडेंसर या कंडेंसर बोलते हैं हम नॉर्मल देसी भाषा में, तो उसको हम साइंस की लैंग्वेज में, फिजिक्स की लैंग्वेज में कैपेसिटर बोलते हैं। तो काम क्या होता है उस कैपेसिटर का, अगर मैं थोड़ा वैसे ही बताऊं तो कैपेसिटर का काम होता है कि चार्ज को स्टोर करना। चार्ज को स्टोर करना, वो करंट स्टोर नहीं करता, याद रखिएगा। करंट स्टोर कभी भी नहीं हो सकता है। तो जो कैपेसिटर है उसका काम क्या होता है, वो चार्ज को स्टोर करके रखता है। और जब भी उसके अंदर हम पोटेंशियल डिफरेंस बाहर से अप्लाई करते हैं, उसको करंट इंक्रीज करता है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करता है। कैपेसिटी मेन चीज क्या है, कैपेसिटर का काम क्या होता है, उस डिवाइस की जिससे हमने उसको कनेक्ट कर रखा है उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज कर देता है, उसकी क्षमता को इंक्रीज कर देता है। तो कैपेसिटर वो डिवाइस है जिसमें चार्ज स्टोर होता है, और कैपेसिटेंस वो एबिलिटी है किसी भी डिवाइस की टू स्टोर चार्ज, चार्ज को स्टोर करने की। जो तो आपको डिफरेंस क्लियर हुआ होगा, कैपेसिटर डिवाइस है, कैपेसिटेंस एबिलिटी या कैपेसिटी है टू स्टोर चार्ज। तो इसके बारे में मैं एक लाइन लिख देता हूं। कैपेसिटर क्या है, इट इज एन अरेंजमेंट, सॉरी, इट इज एन अरेंजमेंट of a device which can store charge। जो चार्ज को स्टोर कर सकता है, ये एक अरेंजमेंट है। और वो जो चार्ज होगा, जो स्टोर किया होगा, वो लार्ज अमाउंट होगा, काफी लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर करेगा। उसी साइड अगर कैपेसिटेंस की बात की जाए तो ये एबिलिटी है। क्या है, it is the ability of a device to store charge। ये एबिलिटी थी चार्ज को स्टोर करने की किसी भी डिवाइस की। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, जनरली क्या है कि जो चार्ज स्टोर होता है, मैं अगर इसको लिखूं, चार्ज को हम क्या उसे डिनोट करते हैं, पिछली वीडियो में आप देख चुके होंगे। तो जो हमारा चार्ज स्टोर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V पोटेंशियल डिफरेंस के। मतलब जितना ज्यादा चार्ज स्टोर होगा तो उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस बाद में प्रोड्यूस कर सकता है। यहाँ पे फिर हमने क्या चीज देखी हुई है कि हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा के कुछ ना कुछ कांस्टेंट लिखते हैं, और वो कांस्टेंट यहाँ पर C रहने वाला है, वेयर C इज द कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस है ये किसी भी डिवाइस की, किसी भी कैपेसिटर की। तो यहाँ से C का फॉर्मूला क्या बन के आता है, वो क्या बाई V फॉर्मूला बन के आता है। इजी सी चीज है, आपको याद रखना चाहिए ये। तो कैपेसिटेंस हमारी क्या हुई, इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज टू द पोटेंशियल डिफरेंस। इतना तो शायद आप खुद भी लिख सकते हैं। अगर कहीं एग्जाम में वैसे पूछ लिया जाए व्हाट इज कैपेसिटेंस, या तो हम बोल देंगे कि एबिलिटी है टू स्टोर चार्ज ऑफ ए डिवाइस, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज स्टोर्ड टू द पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर होगा शायद आपको। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज 1 मार्क्स में यहाँ से पूछ लेते हैं, इसकी SI यूनिट। SI यूनिट क्या है कैपेसिटेंस की।
तो कैपेसिटेंस की एसआई यूनिट होती है फैराड। फैराडे नहीं होती, इसकी एसआई यूनिट फैराड होती है। याद रखिएगा, कभी कभी हम फैराडे पे क्लिक कर देते हैं, वो गलत होगा। तो इसकी एसआई यूनिट फैराड होती है, और जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं। उसके बाद अगर कैपेसिटर का सिंबल बनाने पे आए, सिंबल क्या होता है कैपेसिटर का हमारे पास? सिंबल होता है दो पैरेलल लाइंस बनाइए जो इक्वल होनी चाहिए, और ऐसे दो उसके एंड्स, दो टर्मिनल्स हैं जो आगे कनेक्टेड होते हैं सर्किट के अंदर ये। और अगर वेरिएबल वेरिएबल कैपेसिटर हो कोई हमारे पास, वेरिएबल कैपेसिटर मींस जिसकी कैपेसिटेंस चेंज होती रहे, तो उसका सिंबल क्या होगा हमारे पास? इस तरीके से ये एरो का निशान। इस एरो का, ये एरो का निशान क्या शो करता है कि इसकी कैपेसिटेंस बार बार चेंज हो रही है। तो ये था हमारे पास कैपेसिटर और कैपेसिटेंस के बारे में। अब जब हमने बात की कि कैपेसिटर एक डिवाइस है जो चार्ज स्टोर करता है, तो उसका कुछ ना कुछ प्रिंसिपल होता है कि किस प्रिंसिपल के बेसिस पे वो चार्ज को स्टोर करता है। तो अब जो इम्पोर्टेंट हम डिस्कस करने वाले हैं, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। मैं रब कर देता हूं, टॉपिक का नाम क्या है अब? प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर डिस्कस करना है अब हमें यहाँ पर। तो उसमें देखते हैं क्या है। अभी हमने बात की कि जो सिंबल बनाया था हमने, सिंबल मैं दोबारा बना देता हूँ। यहाँ पर दो प्लेट्स होती है हमारे पास, इस तरीके से थोड़ा बड़ा बना देते हैं इस बार सिंबल, ठीक है। प्लेट के नाम ए और बी मैंने रख दिए हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप पी क्यू वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। तो अब क्या है कि हमने क्या किया है, एक चार्ज प्लेट लिया हमने। चार्ज प्लेट मीन्स जिसके ऊपर मान लो हमने पॉजिटिव चार्ज प्लेट ली है। तो क्या है कि ए हमने लिया है पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, एक कंडक्टर की, एक मेटल की। उसके बाद अगर हम एक बी प्लेट को, जो मेटल की बी प्लेट है, अनचार्ज है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है इनिशियली, ध्यान से समझिएगा, फिर से बोलता हूँ। एक चार्ज प्लेट ली है हमने ए, उसके पास अगर हम एक बी अनचार्ज मेटल प्लेट को लेके आते हैं, तो क्या होगा, इसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, इसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज आ जाएगा इसके पास लेके आने से ही। और वो चार्ज इंड्यूस अपोजिट साइन का होगा। अपोजिट साइन मीन्स अगर इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके ऊपर जो चार्ज इंड्यूस होगा वो नेगेटिव होगा। और इसकी वजह से, दोबारा सुनिएगा, इतनी लाइन को ध्यान से सुनिएगा, इसके ऊपर क्या नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है। इसी लाइन को दोबारा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि अगर हम एक अनचार्ज मेटल प्लेट बी को एक चार्ज मेटल प्लेट ए के क्लोज लेके आते हैं, तो बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और ये नेगेटिव चार्ज क्या करता है, जो ये बी के ऊपर आया है, वो पोटेंशियल डिफरेंस को डिक्रीज करने की, ध्यान से सुनिएगा, ये क्या कोशिश करता है, वी को डिक्रीज करने की कोशिश करता है। समझ गए होगे आप, ये पोटेंशियल डिफरेंस को डिक्रीज करने की कोशिश करता है। लेकिन जो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था जो पहले ही, ये इस फिराक में रहता है कि भाई ये ए को, बी को इंक्रीज करे, ये पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करे। एक लाइन में दोबारा सुनिए, पॉजिटिव चार्ज था, कोई चार्ज नहीं, इंडक्शन की वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। जो ये इंडक्शन वर्ड, इंड्यूस्ड वर्ड, आपने 10th में भी सुना होगा, ज्यादा हम इसको नेक्स्ट यूनिट में, 4th यूनिट में जरूर पढ़ेंगे। तो इसकी वजह से नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव साइन का चार्ज आ गया। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, वी को, पोटेंशियल डिफरेंस को डिक्रीज करने की। बट जो पॉजिटिव चार्ज है वो ई को, वी को क्या करेगा, इंक्रीज करने की, पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। और जो हमारा नेट रिजल्ट क्या आएगा कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वो डिक्रीज हो जाएगा। पोटेंशियल, क्योंकि ये ज्यादा है, ये डिक्रीज ज्यादा होगा, ये इंक्रीज कम होगा, क्योंकि चार्ज इसकी तरफ चला गया है, इसके पास चार्ज कम रह गया है। तो जो ये इंक्रीज है वो कम है, जो डिक्रीज है वो ज्यादा है अपने आप में। तो नेट इफेक्ट क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर, वो डिक्रीज फॉर्म में होगा, जिसकी वजह से अब v डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस अरेंजमेंट की जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटी c है, वो इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी पीछे ही हमने ये फॉर्मूला
लिखा था, अगर आपको याद हो। तो जब ये डिक्रीज हो रहा है, नेट डिक्रीज हो रहा है, तो ये क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसी प्रिंसिपल पे हमारा ये वर्क करता है। इसके बारे में मैं लिख देता हूं अब सेंटेंसेज में कि एन अनचार्ज्ड मेटल प्लेट बी, जो अनचार्ज मेटल प्लेट बी है उसको क्या करते हैं हम, इज ब्रोट नियर पॉजिटिव चार्ज प्लेट ए। एक ए प्लेट है जो पॉजिटिव चार्ज उसके पास लेके आते हैं, तो क्या होगा, विच इंड्यूसेस नेगेटिव चार्ज ऑन प्लेट बी। आगे लिखते हैं, सो प्लेट बी टेंड्स टू डिक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं पोटेंशियल डिफरेंस, बट प्लेट ए टेंड्स टू इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये क्या करेगी, इंक्रीज करने की कोशिश करेगी। लेकिन नेट रिजल्ट क्या होगा, एंड नेट इफेक्ट अगर हम बोले, नेट रिजल्ट भी लिख सकते हैं, इज डिक्रीज इन पोटेंशियल डिफरेंस। सेम वही चीजें मैं लिख रहा हूं जो मैंने अभी आपको समझाई है, उन्हीं चीजों को मैं सेंटेंसेज में लिख रहा हूं। सो कैपेसिटी, जो कैपेसिटेंस या कैपेसिटी जिसको हम बोल रहे हैं, वो क्या है, इंक्रीजेज बाय ब्रिंगिंग अनचार्ज मेटल प्लेट, बाय ब्रिंगिंग अनचार्ज metal plate near charged metal plate। समझ आ गई होगी आपको, वही चीजें मैंने बिल्कुल सेंटेंसेज में लिखी हैं, जो चीजें मैंने अभी आपको वर्बली बोलकर समझाई है, तो क्लियर होगी आपको आई थिंक ये वाली चीज भी, कि ये इसका प्रिंसिपल है हमारा जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद प्रिंसिपल के बाद फिर से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है इसमें, तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सारी चीजें। नेक्स्ट टॉपिक है कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है कोई ऐसा ही, उसकी कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है हमें। तो नेक्स्ट टॉपिक मैं इसको रन कर देता हूं, नोट कर लिया होगा आपने स्टूडेंट्स। ये चीज मैं बार बार बोल रहा हूँ, जितना ज्यादा आप इसको बार बार वीडियोस को देखोगे उतना ही ज्यादा आपको समझ आएगा। अपने स्टूडेंट्स, अपने फ्रेंड्स के साथ इनको शेयर करते रहे साथ के साथ। कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो जरूर शेयर करते रहे ताकि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके साथ के साथ। तो हमने अब क्या, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया है और उनकी प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस d है। इसकी कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है, कैपेसिटी क्या होगी। तो इसके बारे में पहले तो वही चीजें थोड़ा लेट करके लिख दे, 2 लाइनें, कि लेट ए पॉजिटिव चार्ज प्लेट, ऐसे लिखे कि लेट प्लेट हैविंग पॉजिटिव चार्ज इज ब्रोट नियर ए अनचार्ज प्लेट विच हैज नेगेटिवली इंड्यूस्ड चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव, बोथ आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d। तो इतना तो समझ आ गया होगा कि ये चीजें आप जरूर लिख सकते हैं, और मेडिकल के स्टूडेंट से इतनी तो उम्मीद रखी जाती है। तो उसके बाद एक चीज याद अब क्या है कि जो इसके आउटसाइड है, यहाँ पे दोनों साइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी 0 रहेगी, मतलब इस साइड भी 0, इस साइड भी 0, इसके बीच में है जो कुछ भी है वो चीज देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ तो 0 रहेगी। अब एक फॉर्मूला होता है जो शायद हमने पिछली कुछ वीडियोज में डिस्कस किया भी होगा, कि E इज इक्वल टू माइनस dV/dr। इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं, dV/dr को पोटेंशियल ग्रेडियंट बोला जाता है।
इसी फॉर्मूले को मैं यहाँ पर यूज करूंगा और 2 लाइनों की ही डेरिवेशन है, इससे ज्यादा नहीं है। तो क्या कि अब ये तो E इज इक्वल टू माइनस टी वी बाई डी आर है। अब अगर हम ज्यादा बड़ी वैल्यू v भी बड़ा और r भी, r मतलब डिस्टेंस कितना है हमारे बीच, इनके बीच में प्लेट्स के, तो यहाँ पे डिस्टेंस को हम d से, याद रखिएगा इस d को और इस d को कभी भी सेम मत समझिएगा। ये dv बाई डी आर ये डिफरेंशियल फॉर्म है और ये d डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है, तो ये अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पर d कंबाइंड है इनके साथ, उनको अलग नहीं कर सकते, समझ गए। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास v का वैसे लिख सकते हैं ऊपर भी, E इज इक्वल टू 0 ऑन बोथ आउटसाइड्स ऑफ प्लेट ए एंड बी, ये दोनों तरफ वो 0 होगा। इससे पहले ऊपर वो लेफ्ट वाली लाइनें जरूर लिखे दो, जो मैं बार बार बोलता भी रहता हूँ आपको। आल्सो v इज इक्वल टू E इंटू में b, ये चीज कहां से लिखी, ये चीज मैंने यहां से लिखी। कैसे कि अगर अब हम बात करें इसको टोटल बात करें तो dv का टोटल v होता है, r का टोटल dr का टोटल r होता है। ये यहाँ से v की वैल्यू क्या आएगी, e इंटू में r इज इक्वल टू v। r का मतलब डिस्टेंस, यहाँ पर डिस्टेंस किस फॉर्म में है हमारा, d की फॉर्म में हमने लिया हुआ है, तो ये चीज यहाँ से आई है, आपको क्लियर हो जानी चाहिए। और पिछली कुछ डेरिवेशन में हमने जब गॉस लॉ की एप्लीकेशन की थी, वहां पर हमारे पास एक रिजल्ट आया था ई का ही। क्या रिजल्ट आया था, फ्रॉम मतलब ऐसे लिख सकते हैं आल्सो या एज वी नो, क्या रिजल्ट आया था हमारे पास, सॉरी ई इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये रिजल्ट आया था। वहां पर हमारे पास ये 2 आया था, वो 2 इस वजह से आया था कि एरिया हमने डबल था, उसका एरिया 2 साइडेड का एरिया था, इसलिए वो 2 आया था। नहीं तो एग्जैक्ट रिजल्ट हमारा ये होता है कि E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लें, तो क्या करें, पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो क्या बनेगा, V इज इक्वल टू E की वैल्यू हमने ये पुट कर दी यहाँ पर D। और पिछली 1-2 वीडियो में हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात की थी, जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते थे। तो सिग्मा क्या था हमारे पास, क्यू बाय ए, ये था क्यू बाय ए। वहां पर हम इसको एस से डिनोट कर रहे थे, होता क्या है एक्चुअल में चार्ज अपॉन एरिया, और यहाँ पे हम इसको ए से डिनोट करेंगे। तो क्या चीजें अब आप सोचते होंगे कभी एस से कभी ए से, ये चीजें याद कैसे रहेंगी। स्टूडेंट से एक ही तरीका है, ज्यादा से ज्यादा इसको प्रैक्टिस करिए, हाथ से लिखिए इसको, जितना आप प्रैक्टिकली लिखेंगे इसको उतना ही ज्यादा आपको खुद ब खुद याद रहेगा। तो यहाँ पर क्या सिग्मा की वैल्यू और हम पुट कर देते हैं 1 सेकंड के लिए, तो क्या बनेगा v इज इक्वल टू क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट इनटू में डी। इतना क्लियर हो गया होगा। वो चीजें मैं साइड में आपको रफली बता रहा हूँ कि क्या क्या चीजें हम कहाँ से यूज कर रहे हैं। इसको यूज करने के बाद अब फाइनली एज C इज इक्वल टू क्यू बाय वी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। और अब कुछ नहीं, इस v की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिए, देखिएगा C इज इक्वल टू क्यू अपॉन क्यू ए एप्सिलॉन नॉट इनटू में डी। ये वैल्यू पुट करते ही आई होप कि अब तो आप इनको आपस में जो कटता है उसको काट देंगे, ये चीजें आपस में कट देंगी, क्या उसे क्या हो, ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा बाय डी। ये हमारे पास बिल्कुल फाइनल रिजल्ट बचेगा कि ये हमारे पास रिजल्ट आ गया है। तो कैपेसिटेंस ये आ गई इसकी कि एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगी जो भी 2-3 चीजें मैंने डिस्कस की हैं आपके साथ। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक, वैसे तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में ही डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी मैं बोल देता हूँ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है नेक्स्ट वीडियो का, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, जो कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो ये चीज मैंने अभी पहले ही क्यों बताई आपको, क्योंकि इसमें थोड़ी सी पहले की चीज आपको पढ़नी पड़ेगी, उससे थोड़ा आपको हिंट मिलेगा। और वो चीज आपको क्या पढ़नी है जो मैं वीडियो में नहीं बताऊंगा, वो चीज है मतलब डिस्कस नहीं करूंगा एक्चुअली, मैं उसको वैसे बता देता हूँ आपको क्या पढ़ना है। वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, 10th क्लास का टॉपिक है।
सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। थोड़ा याद दिला देता हूँ, जहाँ पर वो रिजल्ट आते थे आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 और 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर के रिजल्ट आते थे सीरीज और पैरेलल के, वो चीजें आपको पढ़नी है। इसीलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे रोक रहा हूँ, ताकि आप ये चीजें पहले पढ़ ले। दो डेरिवेशंस है छोटी छोटी, उन्हीं के बिल्कुल सेम टू सेम ये डेफिनेशंस है जो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। जितनी ज़्यादा शेयर करोगे, जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स इंक्रीज होंगे चैनल के, मैं उतनी ही जल्दी आपको वीडियो दे पाऊंगा। और अगर सब्सक्राइबर या आपके व्यूज ही नहीं इंक्रीज होंगे तो स्टूडेंट्स मेरी मेहनत का भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर को, अपने फ्रेंड्स को, अपने लोकल्स में, अपने रिलेटिव्स में ज़रूर शेयर करें, इंक्रीज करवाएं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।